सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्यपुस्तक कृति का भाग 2 में कमलेश्वर द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक पाठ हमने 2 वीडियो के माध्यम से पढ़े थे और आज हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है। यानी सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए सारा सरकारी महकमा किस तरह से सक्रिय हो जाता है या वो परेशान क्यों नज़र आता है, वो किस लिए परेशान हो जाते हैं और किस मानसिकता को दर्शाते हैं। तो इसका उत्तर है सरकारी तंत्र पहले से ही जागरूक नहीं रहता। सरकारी तंत्र क्या रहता है, पहले से ही अलर्ट नहीं रहता, जब मौका आता है तभी उसकी नींद खुलती है। दूसरा, सरकारी तंत्र मीटिंगों पर चलता है, छोटी छोटी बात पर सिर्फ मीटिंग बुला ली जाती है और होता कुछ नहीं। देखिए इस पाठ में कमलेश्वर ने सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया है कि एक सरकार के कार्यप्रणाली, सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली किस तरह की होती है, किस तरह से सरकारी तंत्र काम करता है। सरकारी तंत्र में एक विभाग दूसरे विभाग पर अपनी जिम्मेदारी डालकर स्वयं छुटकारा पाने की कोशिश करता है। ढूंढने पर फाइलों में कुछ नहीं मिलता, यानी पुरातत्व विभाग की फाइलों का पेट चीरा जाता है लेकिन उनमें कुछ नहीं मिलता। पाठ में जब पढ़ाया गया है, अफसर दिखावटी चिंता करते हैं, अफसरों में चापलूसी की प्रवृत्ति होती है। तो ये मानसिकता इसमें दर्शाई गई है। प्रश्न नंबर 2 है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे, यानी किस तरह से उचित ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का जो टेलर था, कपड़ा सिलने वाला वो परेशान क्यों था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या ड्रेस पहनेगी। आखिर रानी ने एक ऐसे नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया था। इस सूट पर करीब 400 पाउंड यानी 5,000 रुपये खर्च हुए थे। हिंदुस्तान के दौरे पे आ रही है, उसके बाद कहाँ जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, नेपाल के दौरे पे जाएगी, और उस समय वो कौन सी ड्रेस पहनेगी। आखिर रानी ने एक नीले रंग का सूट बनवाया था। कैसे रंग का सूट बनवाया था, नीले रंग का, और जिसका रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया, हिंदुस्तान से। देखिए हिंदुस्तान आ रही है और सैर सपाटे कर रही है, सारी चीज़ें हिंदुस्तान से जा रही हैं। अंग्रेज लोग हैं, हमारी भारतीय चीज़ों पे, भारतीय बनी वस्तुओं से ही ऐशो आराम करते हैं, हमारा शोषण करते हैं और खुद मौज उड़ाते हैं। हम दर्जी की परेशानी को इस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे क्योंकि उसके ऊपर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी। वह कोई मामूली हस्ती तो थी नहीं। क्यों? क्योंकि शाही परिवार घूमने आ रहा था, तो अपने आप में जो टेलर पर है, दर्जी पर है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। और देखते ही नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। कायापलट यानी चमक धमक बढ़ गई होगी, साफ सफाई कैसे बढ़ गई होगी। कायापलट का मतलब है काया का पलटना, परिवर्तन होना, और दिल्ली की काया यानी सुंदरता कैसे बढ़ गई। इसका उत्तर है नई दिल्ली की सड़कों की मरम्मत की गई होगी और उन पर नई रोड़ी डालकर चमकाया गया होगा, यानी सड़कें ठीक करी गई होंगी। जबकि ये ज़रूरी नहीं कि कोई विदेशी मेहमान या कोई बड़ी हस्ती आए तभी हमें सड़कों की मरम्मत करनी चाहिए। नहीं, हमें सड़कों की सदैव मरम्मत करनी चाहिए, उन्हें अच्छी स्थिति में रखना चाहिए। सड़कों के किनारे पेड़ों को काट छाट कर आकर्षक बनाया गया है। अब ये देखिए, इन सब बातों में व्यंग्य है क्या कि कोई विदेशी या प्रसिद्ध व्यक्ति आएगा तभी पेड़ों को काट छाट कर आकर्षक बनाया जाएगा, ऐसे नहीं। सड़कों पर रोशनी की उत्तम व्यवस्था की गई। हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि कोई विदेशी आएगा या कोई बड़ी हस्ती आएगा तभी रोशनी की उत्तम व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था की जाएगी। हमें आम दिनों में भी करना चाहिए। सरकारी इमारतों का रंग रोगन किया गया, उन पर लाइट लगाई गई होंगी। सड़कों के किनारों के लॉनों को हरी भरी घास से चमकाया गया होगा। प्रश्न नंबर 4 है,
आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का वर्णन होता है। चर्चित हस्तियाँ यानी जो बहुत बड़ी हस्तियाँ होती हैं, फेमस हस्तियाँ होती हैं, सेलिब्रिटी होती हैं, कोई राजनेता होते हैं, कोई एक्टर होते हैं, उनके पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का वर्णन होता है। पत्रकारिता का यह रूप युवा पीढ़ी को किस तरह प्रभावित कर रहा है? यानी जब पत्रकार बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, राजनेताओं की ड्रेसों के बारे में, खान पान के बारे में अपने अखबारों में वर्णन करते हैं, तो इससे युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न पूछा गया ये बात पूछी गई इस प्रश्न में। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी को कुंठित करती है। आज की युवा पीढ़ी यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वह उसी तरह का पहनावा या खान पान रखना चाहती है। 2, युवा पीढ़ी नहीं सोचती कि उनकी ऐसी इच्छाओं की पूर्ति उनके माता पिता के बस के बाहर है, फिर वे गलत रास्ते अपनाकर अपनी खुशियों व इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यानी वो किन की नकल करने लग जाते हैं? बड़ी बड़ी हस्तियों की रहन सहन की कल्पना करने लगते हैं और उसके अनुसार उस रास्ते को अपना लेते हैं। किस रास्ते को? गलत रास्ते को अपना लेते हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं होता है। युवा पीढ़ी पथ से भटक जाती है। यह युवा पीढ़ी ही देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि रीढ़ की हड्डी ही कमज़ोर हो जाएगी तो देश कहाँ खड़ा हो पाएगा? युवा पीढ़ी क्यों भटक जाती है? क्योंकि वो ऐश और आराम में उनका सोचना, वो उसी दिशा में सोचने लगते हैं, ऐशो आराम में। जबकि गांधी जी ने कहा सादा जीवन उच्च विचार, और लाल बहादुर शास्त्री ने आराम ही हराम है। तो हमें हमारी युवा पीढ़ी को भटकना नहीं चाहिए। युवा पीढ़ी क्यों? देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी तो देश कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमें बड़ी हस्तियों के पहनावे पे, खान पान पे, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अपनी हैसियत के अनुसार हमें चलना चाहिए। हमें समय और परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए आवश्यक है पत्रकारिता का प्रत्येक विषय नागरिकों के हित में हो। पत्रकारिता का विषय, हर विषय किसके हित में हो? नागरिकों के हित में। न कि बड़ी बड़ी हस्तियों की खाने के बारे में, पहनावे के बारे में, वो कहाँ जा रहे हैं, इनके बारे में ज़्यादा खबरें होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कल्याणकारी हो, न कि लोगों को पथ भ्रष्ट करने के लिए। यानी गंदे चित्र नहीं छापने चाहिए, अंट संट यानी बेकार की न्यूज़ नहीं छापनी चाहिए, बेकार के संदेश नहीं छापने चाहिए। और जो देश हित में हो, युवाओं के हित में हो, वही खबर हमें छापनी चाहिए, जिससे युवाओं को एक नई दशा और दिशा मिल सके। प्रश्न नंबर 5 है, जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? मूर्तिकार उन्हें बहुत मिसगाइड कर रहा था। मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश की जिस पत्थर से लाट बनाई गई थी। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर गया। वह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा था। उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला। क्यों? क्योंकि वो पैसे से मजबूर था। उसने भारत के नेताओं की मूर्तियों की नाकों की नाप ली ताकि फिट बैठे उसकी नाक जॉर्ज पंचम को लगा दी जाए। फिर उसने बिहार सचिवालय के सामने 1942 के आंदोलन में शहीद हुए बच्चों की नाक को नापा परखा, पर काम नहीं बना। किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगाने का सुझाव उसने दिया। यानी वो मूर्तिकार है, वो पैसे का लालची था और वो वास्तव में काम न करके सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना चाह रहा था और दुरुपयोग कर भी रहा था। और वो गलत गलत तर्क दे रहा था और गलत गलत सुझाव दे रहा था। क्या 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 सुझाव दे रहा था कि वो उसने भारतीय नेताओं के नाक है उनकी नाप ली और जॉर्ज पंचम को लगाने की सोची। वह देश के हर कोने में, हर पर्वतीय क्षेत्र में, खानों में गया, लेकिन उसे वो पत्थर नहीं मिला। फिर अंत में उसने 1942 के आंदोलन में शहीद हुए बिहार सचिवालय के सामने जो मूर्तियां थी बच्चों की नाक को नापा, पर काम नहीं बना, क्योंकि वो बच्चों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगाने का सुझाव किसने दिया? मूर्तिकार ने, जो बहुत बेतुका था।
प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे कथन छांट कर लिखे। हुक्कामों, अफसरों। मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कथन कौन कौन से हैं? इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे। देश के खेर खवाओं की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। खेर खवाओं जो वतन की हिफाजत करते हैं, वतन को चलाते हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, सलाह मशवरे, एडवाइस। दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता, इसकी चर्चा हुई। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि ये सरकारी विफलता की ओर संकेत करता है। सरकारी विभाग में फाइलों के नाम पे थोती फाइलें रखी हैं, उनमें कोई रिकॉर्ड सही ढंग से नहीं रखा गया। प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। यह पाठ एक व्यंग्य रचना है। कैसी रचना है? व्यंग्य रचना। और किस पे? अंग्रेजों पे व्यंग्य किया गया है, सरकारी तंत्र पे व्यंग्य किया गया है, और एलिजाबेथ के और शाही परिवार के ऐशोआराम पे व्यंग्य किया गया है, सरकारी अफसरों पे व्यंग्य किया है, मूर्तिकार पे व्यंग्य किया गया है। नाक का स्थान व्यक्ति के मुंह पर सर्वोपरि होता है। नाक का होना मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक यानी प्रतीक है। जॉर्ज पंचम की नाक कटना उनकी प्रतिष्ठा का धूल में मिलना है। जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई। क्यों जॉर्ज पंचम के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा कैसे जुड़ी? क्योंकि जॉर्ज पंचम क्या है? वहाँ के राजा है, अतः दोनों की प्रतिष्ठा पर खतरा है। भारत के महान नेताओं और बालकों का सम्मान जॉर्ज पंचम से भी बढ़कर है, तो उनकी नाक ऊंची है। भारत के महान नेताओं और बालकों का सम्मान जॉर्ज पंचम से बढ़कर है। कैसे? क्योंकि सब भारतीय नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम से बड़ी थी, और बिहार सचिवालय के सामने जो बच्चों की लगी मूर्तियां थी, उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी, अतः उनकी नाक, जॉर्ज पंचम की नाक छोटी और भारतीय बच्चों और नेताओं की नाक बड़ी थी। जॉर्ज पंचम उनके समक्ष नहीं ठहरते, यह बात अनेक स्थलों पर उभरकर सामने आई है। प्रश्न नंबर 8 है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किस भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भारतीय नेता या यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस बात की ओर संकेत करता है? व्यंग्य करता है। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेखक इस ओर संकेत करना चाहता है कि भारतीय नेता और बलिदानी भारतीय बच्चों का सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं बढ़कर है। हमारे देश में उस व्यक्ति की नाक ऊंची होती है, अर्थात सम्मान का हकदार बनता है जो देश के लिए बलिदान करता है। निर्दयी शासकों को कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया। निर्दयी, जिनमें दया की भावना न हो। आज भारत भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका बहुत मान सम्मान किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अखबार वाले ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? जिंदा नाक लगने की खबर को अखबारों ने इस प्रकार प्रस्तुत किया, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों ने कोई और खबर नहीं छापी थी। सब अखबार खाली थे, कहीं कोई समारोह होने की खबर नहीं छपी थी। यह उनके विरोध का ढंग था। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि नई दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य की चमक दमक भले ही रही हो, पर उनका मान सम्मान नहीं था। यानी चमक दमक, रुतबा तो उनका खूब था, लेकिन उनका लोगों के दिलों में मान सम्मान नहीं था। लोग इस शासन को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप इसलिए थे क्योंकि यह सब
अच्छा नहीं लग रहा था, वे इसका विरोध चुप रहकर कर रहे थे। यही कारण है था कि किसी स्वागत समारोह का कोई समाचार और चित्र अखबारों में नहीं छपा था। तो इस पाठ के ये प्रश्नोत्तर थे। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसके। कई प्रश्न ऐसे हैं जैसे जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में मूर्तिकार ने मसले को कैसे हल किया। मूर्तिकार ने सुझाव दिए कि लाट को जिंदा नाक लगाकर मसले का हल किया। हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई और जिंदा नाक लगा दी गई। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मूर्तिकार किस बात से हताश हो गया, अंत में उसे क्या सुझाव दिया। मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को पुनः लगाने के अनेक प्रयास किए। मूर्तिकार ने क्या किए, जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को पुनः लगाने के लिए अनेक प्रयास किए, वह किसी में सफल नहीं हो सका। जब उसे सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की नाक की मूर्ति की नाक से बड़ी लगी तब वह हताश हो गया। अंत में उसने सुझाव दिया कि भारत में 40 करोड़ में से किसी की जिंदा नाक को काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार को बुलाने का मुख्य कारण क्या था। मूर्तिकार को बुलाने का मुख्य कारण यह था कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ नई दिल्ली आ रही थी। नई दिल्ली में स्थापित जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। मूर्ति की नाक का न होना अंग्रेज सत्ता के लिए परेशानी का कारण था। उसी की नाक को पुनः लगाकर लगाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया गया था। उसे कहा गया मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। जॉर्ज पंचम की नाक निबंध का, इस निबंध का क्या उद्देश्य है, इस पाठ का क्या उद्देश्य है। इस पाठ का यह एक व्यंग्य निबंध है। इस निबंध में यह उद्देश्य तत्कालीन ब्रिटिश मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। इस निबंध में लेखक ने अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों को औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। क्योंकि हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद भी कई अफसर ऐसे हैं कि उस मानसिकता से नहीं निकल पाए और उन्हें चापलूसी करना पसंद था। किस समय की तथा किस घटना को इस पाठ का आधार बनाया गया जॉर्ज पंचम को। इस पाठ में अंग्रेजी शासनकाल की उस घटना का पाठ का आधार बनाया गया जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारी थी। कहाँ पधारी थी, हिंदुस्तान पधारी थी जॉर्ज पंचम के साथ। उस शाही दौरे में रानी को हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल भी जाना था। उसके आगमन पर हिंदुस्तान में स्वागत की भारी तैयारियां की गई। रानी को इस यात्रा में कौन सा सूट पहनना था, यह भी चर्चा का विषय था। राजा रानी की हर बात चर्चा का विषय होती थी। रानी के उस सूट पर 400 पाउंड अर्थात 5,000 रुपये खर्च आया था। अखबारों में इस सूट के बारे में तथा प्रिंस फिलिप के कारनामों के बारे में विस्तारपूर्वक छापा गया था। इन सबसे अलग जो चिंता का विषय यह था, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई थी और उसे लगाने का प्रयास किया जा रहा था। वास्तव में यह नाक ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई थी। तो विद्यार्थियों, ये पाठ 2 की जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश द्वारा रचित ये प्रश्न उत्तर थे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। मैं इन प्रश्नों उत्तरों की फ़ोटो लेके आपके पास भेज दूंगा। आपको होमवर्क, गृह कार्य भी इसकी सहायता से करना है। धन्यवाद।